प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वापस आपको वेलकम करता हूं। अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा था, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा था, तो मुझे एक चीज़ याद आई जो मैंने कहा कि मैं शेयर करता चलूँ लोगों के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप info@बुखारी चैम्बर्स पे एक शॉर्ट सा अपना मैसेज कोई भेजें तो मैं उसका आपको जवाब दे दिया करूँगा। मैं ईमेल्स को चेक करता हूँ और अक्सर जो मुझे वो जो ईमेल्स आ रही होती हैं वो पूरी लंबी हिस्ट्री लिखी हुई है, इतना लंबा चौड़ा सारा कुछ लिख के, और आखिर में वन लाइन क्वेश्चन इज दिस। अब ये चीज़ ऐसे मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो जो पूरी हिस्ट्री पढ़नी है और उसको समझना है, आपसे क्वेश्चंस पूछने, जितना लंबा होता है उतने ज़्यादा सवाल निकलते हैं। सो मुझे वो सब कुछ पूछ के ही फिर ही मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। वन लाइनर का क्या मतलब होता है? जिस तरह से आपने पूछा कि जी मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है ऑन द 13th ऑफ आई डोंट नो 13th ऑफ मार्च मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो मैं एक्सटेंशन के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? अब मैं आपको इसमें जवाब दे सकता हूं कि यू कैन अप्लाई अप टू 28 डेज बिफोर। अब ये आपका छोटा सवाल, उसका छोटा जवाब। आप पूछते हैं कि जी मैंने बच्चों के बेस पे अप्लाई करना है, हम लोग ओवरस्टेज हैं, हमारे पास कोई वीज़ा वो नहीं है, कोई और स्टेटस नहीं है, तो हम कौन सी एप्लीकेशन करेंगे? तो मैं उसका आपको एक सिंपल जवाब दे सकता हूँ कि आपने FLRO या FLRFP एप्लीकेशन करनी है। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आपको जवाब फ़ौरन दे सकता हूँ। जब होती ना हिस्ट्री के जी मैं आया 2003 में, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मैंने शादी कर ली, फिर वो रिफ्यूज़ हो गया, फिर मुझे होम ऑफिस ने डिटेन कर लिया, फिर आगे अब पूरी हिस्ट्री आपकी चल रही है, वो मैं जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ मकसद करने का ये था कि मुझे वो ईमेल जो करें सिंगल लाइनर्स होंगे तो मैं ज़रूर आपको जवाब दे दूंगा। अदरवाइज अगर आपका बड़ा सवाल है तो प्लीज़ गेट एन अपॉइंटमेंट डन। मैं आपकी ईमेल्स पे ही सारी अपॉइंटमेंट्स कर सकता हूं, वो भी मसला नहीं है। आपने जितनी लंबी कहानी डालनी है आप डालें, मैं फिर आपको अपनी कंसल्टेशन के तौर पे वो भी चीज़ कर सकता हूं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने यहाँ पर ब्रिटिश लड़की से शादी की थी, मुझे डिस्कशनरी लीव मिल गई थी, तो उनका उस वक्त हमारा एक डिपेंडेंट भी था, 16 ईयर ओल्ड का लड़का था। तो जब मैंने एक्सटेंशन के वक्त अप्लाई किया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो आप अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है। तो उसका उन्होंने हमें अपील ऑफ राइट ऑफ अपील दिया था और हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग अपील बनाई थी और हम जाके कोर्ट में जाके उसको करके आए, तो काफ़ी हमें बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव था कि हम वो जीत जाएंगे। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ फोत हो गई ओह कोर्ट के 4-5 दिन बाद। जी। तो इस सारे अरसे को अभी 2 महीने गुजर गए हैं, अभी तक मुझे वहाँ से जवाब नहीं आया। जी अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे मेरी जो अपील है वो हो जाती है जी तो क्या होम ऑफिस मुझे अभी वीज़ा दे देगा डिस्क्रिशनरी लीव? और अगर जी वो मुझे दे देता है डिस्क्रिशनरी लीव, अगर मेरे पास आ जाती है, जी तो क्या उसके बाद मैं सेट ओ एप्लीकेशन कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अभी विडो हूँ, तो अगर यानी कि बाय लॉ वो ILR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? आप मुझे ये बताइए, आपने अपनी ईमेल चेक की है रिसेंटली? जी नहीं। चेक करें। आपने मुझे सवाल भेजा था अपना, आपने पूरी अपनी कहानी लिख के भेजी थी मुझे, मैंने आपको उसके ऊपर जवाब भी दिया। आप अपनी ईमेल अगर भेजते हैं तो सर उसके रिप्लाई भी तो चेक कीजिए ना। मैंने आपने सवाल यही पूछा था कि क्या मैं इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैंने उस पर आपको जवाब यही दिया था कि आप उस पर इंडेफिनिट लीव के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते। वो इसलिए कि आपको जो पहले लीव मिली थी, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके आपकी हियरिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने आपकी जो भी फैसला करना है वो फैसला करके आपको जवाब आएगा। अभी तक आपने उसमें लिखा था कि आपको अभी तक जवाब नहीं आया। सो अगर आप वेट कर रहे हैं तो पहले तो उसका जवाब का इंतजार कीजिए कि आपको जवाब क्या आता है। अगर आपको वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर आपको आगे सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपकी अपील अलाउ हो जाती है तो आपको 2.5 साल की ही लीव एक्सपेक्टेड है कि वो आपको देंगे। आप उसके अंदर वो सेट हो का करना कि मैं विडो हो गया, तो खाली विडो होने की वजह से आपको वो नहीं देंगे। आपको फिर कोई ना कोई और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने आप को पूरा उतारना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि अगर आप वो 10 साल के रूट पे एक दफ़ा आपको लीव मिल गई तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलेगी। ये भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि अच्छा जी 2.5 साल की मिल गई थी, अब एक्सटेंशन है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। आपने जब एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करना है तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दोबारा पूरी करनी होती हैं। अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो आपको अपने नए सर्कमस्टांसेस के मुताबिक नए सिरे से क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वो 2.5 साल की एक्सटेंशन होगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने जब अपना सवाल लिखा था मुझे याद इसलिए कि आपके ज़रा अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, और मैंने उसको शुरू ही ऐसे किया था कि आई एम वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर लॉस, कि जो आपके वाइफ की डेथ हो गई है। लेकिन अब आपको वो सारा कुछ अपना ईमेल जाके पढ़िएगा, आपको उस पर से वापस जवाब मिल जाएगा। वैसे जो मैंने लिखा था मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिए कि इंडेफिनिट लीव के लिए अब अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं बनती उसके ऊपर। लेकिन अगर आपकी अपील अलाउ कर दी जाती है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर 2.5 साल की लीव मिल सकती है।
बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं बिलाल बोल रहा हूँ ब्लैकबर्न से। जी। मेरे सर दो सवाल हैं। जी बिलाल साहब। एक सवाल मेरा ये है कि मैं इधर शादी करके आया था, 5 साल का 2.5 साल का वीजा था। ठीक। तो 2.5 साल के बाद अभी मेरी जो है ना दूसरी एक्सटेंशन होनी थी, तो मैंने वो पेपर भेज दिए थे, मेरा एक्नॉलेजमेंट लेटर और बायोमेट्रिक्स आ गया था। ठीक। और किसी वजह से मैं लेट हो गया था, बायोमेट्रिक्स नहीं दे सका। ठीक। तो फिर उन्होंने जो है ना वो मुझे सारा केस वापस कर दिया, इनवैलिड एप्लीकेशन करके जी। तो वो वापस कर दिया है। जी। तो फिर मैंने जो है ना वापस भेज दिया है। अभी मेरा उन्होंने जो है ना लेटर भी लिखा था कि आप पुलिस स्टेशन में अभी ना 1 वीक के बाद रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो मैंने केस भेज दिया, 3 वीक हो गए हैं, कुछ जवाब नहीं है। ये पूछना था कि क्या होगा। ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो इधर आया था 6 साल पहले स्टूडेंट। सर 1 मिनट रुकें जरा, रुके सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं, आपका पहला सवाल ही इतना डिटेल्ड है कि अभी फ्रेंड को उसमें ना लेकर आइए। फ्रेंड की बात करनी होगी किसी और वक्त बात कर लेंगे। अभी पहले मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात ये समझिए कि आपको जो लीव, जिस लीव के ऊपर आप आए थे वो आपका स्पाउस वीज़ा था, यानी आप 5 साल के रूट के ऊपर थे। अब आपकी जब वो एक्सटेंशन का टाइम आया, आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आपने उसके बायोमेट्रिक्स टाइम पे नहीं दिए, जिसका मतलब ये होता है कि आपके अगर बायोमेट्रिक्स टाइम पे नहीं होते तो योर एप्लीकेशन इज रिटर्न्ड एज इनवैलिड। अब फॉर एग्जांपल आपने 10 जनवरी को एप्लीकेशन कर दी, ठीक, इसे आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद आपको जाके कहीं अप्रैल में उन्होंने आपको वो सारा कुछ करके वापस भेज दिया कि नहीं जी आपने अपने बायोमेट्रिक्स नहीं किए, सो हम आपको रिफ्यूज़ करते, आपको रिजेक्ट करते हैं एज इनवैलिड। अब 10 जनवरी की एप्लीकेशन की हुई, वीज़ा आपका ख़त्म हो रहा था लेट्स से 15 जनवरी को, ठीक, आपको जाके उन्होंने लेट्स से 25 अप्रैल को उन्होंने आपको वो रिजेक्ट करके भेज दिया। अब मसला देखें क्या है, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा था 15 जनवरी को, 15 जनवरी से लेके 25 अप्रैल तक आपका क्या स्टेटस है? आप ओवरस्टे हो गए, ठीक, क्योंकि ये सारा टाइम आपका लीगल नहीं गुजरा। अब आप जब भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आप अप्लाई तो कर सकते हैं। अगर आपकी शादी अभी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, आप अपनी सारी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, लेकिन लीगल आपके पास स्टेटस नहीं है, तो आपको अब वो 10 साल के रूट पे डाल देंगे। क्योंकि अब उन्होंने ये कहना है कि जी जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि अब आप ये 25 अप्रैल के बाद अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको यही कहेंगे कि जी क्योंकि आपने जब अप्लाई किया तो आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी, इसलिए हम आपको 5 साल के रूट पे नहीं डाल सकते, क्योंकि आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। जब आपको 5 साल के रूट से निकालते हैं तो आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाता है, मिलेगी फिर भी आपको 2.5 साल की लीव, लेकिन बजाय से कि इसके एंड पे आप 5 साल की बेस पे इंडेफिनेट अप्लाई कर सकें, आपको दोबारा 2.5 साल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोबारा 2.5 साल अप्लाई करना पड़ेगा, और जब आपके 10 साल लीगल कंप्लीट होते हैं तब आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये इसमें मसला होता है। सो आपके जो बायोमेट्रिक्स होते हैं या होने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पे करें, क्योंकि अगर आप उसको मिस कर देते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा जी मुझे फलाने वकील ने कहा था पहले बायोमेट्रिक्स मिस कर देना, फिर वो दोबारा भेजेंगे, तो फिर वो दोबारा भेजेंगे, फिर आखिरी दिन पे जाके करना, आपको टाइम और मिल जाएगा। मैं इस तरह की कोई गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती कि कब इस प्रोसेस को चेंज कर दिया जाए। अगर आपके ये प्रोसेस चेंज हो जाता है आपकी इन गेम्स खेलने के दौरान, तो आप ये देखें कि अगेन इसका आपको नुकसान क्या होता है। अब जिस तरह आपके केस में, अब आपको जो इस वक्त बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है वो ये लग रहा है कि आपने लीव टू रिमेन ख़त्म होने से पहले अपनी एक्सटेंशन तो अप्लाई कर दी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई एज इनवैलिड। अब उसके अंदर जो भी 3-4 महीने का टाइम गुजरा होगा, वो सारा टाइम तो आपका लीगल नहीं है। बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि आपका अब वो आपको वीज़ा तो फिर भी दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है अब आपको 10 साल के रूट पर डाल दिया जाए। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी। जी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं HSMP पे यहाँ पर आई थी और ड्यू टू सम रीजंस मेरा इंडेफिनेट स्टे जो है वो नहीं हो सका, और फिर मेरे हस्बैंड ने असाइलम किया 2 इयर्स पहले, और मेरा बेटा यहाँ पर बॉर्न हुआ था, और उसको उस टाइम पे लाइक उन्होंने 3 मंथ्स के बाद हमारा असाइलम रिफ्यूज कर दिया, और तब मेरा बेटा जो है वो 5 इयर्स सम मंथ्स का था। और फिर जब हम अपील में गए तो इससे पहले कि अपील होती, उन्होंने अपना डिसीजन विदड्रॉ कर लिया होम ऑफिस ने,
उन्होंने कहा कि न्यू एविडेंसेस और कोई नया लॉ आया है, उसकी बेसिस पे उन्होंने जो डिसीजन है वो विड्रॉ किया है। और फिर ये लास्ट ईयर जनवरी में हुआ, और अब 1 साल से ऊपर लाइक ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, उनका कोई हमें जवाब नहीं आया। मेरा बेटा इस दौरान 7.5 years का हो गया और मेरी बेटी 3 years की है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये जो रिकंसिडरेशन के लिए केसेस जाते हैं, ये ऑलमोस्ट कितना टाइम लेते हैं, और क्या हमें अपने बेटे के मतलब उनको कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि मेरा बेटा जो है वो 7 years या अबव 7 years का हो गया और इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो होगा? क्योंकि आई जस्ट वांट टू फर्दर माय स्टडीज हियर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा देर हो रही है। तो ये मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम जी। नंबर 1, जो उन्होंने अपना डिसीजन विड्रॉ किया उसका मतलब ये है कि आपकी असाइलम एप्लीकेशन नाउ स्टैंड्स ओपन। सो आपका असाइलम उसी तरह से चल रहा है, आप इसमें कभी भी फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करना चाहें तो कर सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये समझें कि आपका वो डिसीजन विड्रॉ करने के बाद उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि आपकी जो ओरिजिनल असाइलम एप्लीकेशन थी अभी तक वही चल रही है, वही ओपन है। इसके दो फ़ायदे तो आपको मुझे साफ नज़र आते हैं। एक फ़ायदा ये कि आपको अब काम करना अलाउड है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर आपका असाइलम क्लेम 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग है और उसका डिसीजन नहीं किया जाता तो आपको काम करने की इजाज़त होती है। लेकिन प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, काम करने की खुली इजाज़त नहीं होती, सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस लिस्ट के ऊपर जो चीज़ें हैं आप उनके लिए काम कर सकते हैं। और उसके लिए भी बेहतर यही है कि क्योंकि जब आपने एम्प्लॉयर के पास जाना है काम ढूंढने के लिए तो आपको वहाँ पे जाकर दिखाना पड़ेगा कि आपके पास स्टेटस है यहाँ पे या आपको काम करना अलाउड है। सो आप पहले होम ऑफिस से उसकी कॉन्फर्मेशन ले लीजिए। आपको मेरा ख्याल है रिपोर्टिंग पर उन्होंने लगाया होगा, आप जब भी नेक्स्ट रिपोर्टिंग पर जाएँ जाके आप उनसे ये चीज़ पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपने बताया कि जी चाइल्ड इज़ नाउ ओवर 7 years old, 7.5 का हो चुका है वो। अब इसके ऊपर कुछ केस लॉ आया हुआ है जो रीसेंट केस लॉ है, जहां पे बच्चों के लिए कहा गया कि अगर बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं अब आप और सवाल पूछने बंद करें और आप उसकी सिचुएशन को देख के उसके ऊपर उसको स्टेटस दे सकते हैं। सो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँगा 2 चीज़ें। नंबर 1, आप अपने काम की परमिशन ले सकते हैं अगर आप किसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो जॉब्स हैं अगर आप उनमें से किसी में जाना चाहती हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपको जो चीज़ करनी चाहिए वो ये कि आपका बच्चा, क्योंकि अब 7.5 से ऊपर हो चुका है, 7.5 साल से ऊपर हो चुका है, जो भी आपकी एप्लीकेशन लास्ट टाइम की गई थी उसके अंदर ये सारी रिप्रेजेंटेशंस या आर्ग्यूमेंट्स, उसका एविडेंस नहीं लगा होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बेटे की रिप्रेजेंटेशंस कीजिए, नए सिरे से अपना सारा केस तैयार कीजिए। अच्छी बात यह है कि क्योंकि आपका असाइलम था, आपको अभी नई एप्लीकेशन करने की, पेड एप्लीकेशन करने की शायद छूट मिल जाएगी। सो आपको मैं यही कहूँगा कि अपनी रिप्रेजेंटेशंस तैयार कीजिए, अपने बच्चे के तमाम एविडेंस लगाएं, अपने बच्चे के 7 साल का जो सारा रिकॉर्ड है वो लगाएं, बताएं कि वाई इट इज़ अनरीजनेबल कि इस बच्चे को वापस भेजा जाएगा, तो इसके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी। स्कूल से लेटर्स, कॉलेज पर नहीं, स्कूल से लेटर्स लीजिए, डॉक्टर का रिकॉर्ड लगा दीजिए साथ, अपने कुछ सोशल वर्कर की रिपोर्ट बना लें, जो चीज़ें आपके केस में सूटेबल हैं। ये तो मैं सारी डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो डिफरेंट केसेस में सूटेबल रहती है। आपके केस से रिलेटेड जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है, आई वुड सजेस्ट आप वो डेफिनेटली ज़रूर कर लीजिए, ताकि अभी आपके पास मौका है कि आपका असाइलम उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। अगर वो आपका असाइलम रिफ्यूज़ कर देते हैं और आपको राइट ऑफ अपील नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल सर्टिफाई कर देते हैं एज क्लियरली अनफाउंडेड, देन यू आर इन ट्रबल। लेकिन अगर आपने उनका डिसीजन होने से पहले उसके अंदर अपना असाइलम के भी ग्राउंड्स डाले, इसके भी ग्राउंड्स डाले, और प्लस स्पेशली पैराग्राफ 276 ADE का जो बच्चों वाला हिस्सा है वो डाल दिया, तो आपको उसमें अगर वो रिफ्यूज़ करते भी हैं तो राइट ऑफ अपील तो मिलेगा, ताकि आप फिर आगे जाके कोर्ट में जाके उसको लड़ सकें। उससे तक आपके बच्चे का टाइम भी और गुजर चुका होगा। ये सारा कुछ आपका ऐड होते होते यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। आपका जो सवाल था, सॉरी मैं काफ़ी आगे चला गया, आपका सवाल ये था कि कितना टाइम लगाते हैं इसके अंदर। इसमें कोई सेट टाइम नहीं है जी। जब वो डिसीजन अपना विड्रॉ करते हैं, इट कुड बी कि वो 3 महीने में जवाब दे दें, इट कुड बी कि वो आपको 1 हफ्ते में जवाब दे दें, इट कुड बी कि 1 साल जवाब ना आए, जिस तरह से आपके केस में ऑलरेडी हो रहा है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आपने उनको पुश करना है, डोंट जस्ट पुश फॉर एन आंसर। खाली आंसर के लिए पुश नहीं करना आपने, आप उनको रिप्रेजेंटेशंस कीजिए, अपने बच्चे के बारे में तमाम एविडेंस लगा के सारी चीज़ें करके फिर वो रिप्रेजेंटेशंस उनको भेज के देन पुश फॉर एन आंसर। फिर अपने बेशक MP से बात कीजिए, फिर आप बेशक होम ऑफिस को कंप्लेंट कीजिए, जो भी करना है। बिकॉज आपका जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, जब आप अपने आपको एक पोजीशन में डाल लेते हैं जब आप केस को जीत सकते हैं, तब जोर लगाने का फायदा है। मेरे पास एक अभी रिसेंटली एक केस आया था, वो बड़ा बेचारी, मैं क्या उसको खातून को कहूँ, बड़ी सिंपल औरत थी। अब उसका वकील कह रहा है कि जी तुसी जोर लाओ जी, तुसी MP दे कोल जाओ, ऐ करो वो करो।
अब वो बेचारी का बच्चा अभी 4 साल का भी नहीं हुआ और FLR एप्लीकेशन डाल के रिफ्यूज हो गई। फिर उसको कहा कि जी अब आप राइट ऑफ अपील मांगें, जुडिशियल रिव्यू में जाएं। अब वो उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके गए, अब जुडिशियल रिव्यू से भी उसको रिफ्यूज हो गया। अब कहते हैं कि जी कोर्ट में जाओ, वहां जाके उसको ओरल हियरिंग पे लड़ो जाके। अब वो कोई होम ऑफिस ने कोई टेक्निकलिटी एक गड़बड़ कर दी बीच में, जिसकी वजह से उनको वो राइट ऑफ अपील भी मिल गया। अब मैं तो कहता हूं उनको ना ही मिलता तो अच्छा था। अब वो राइट ऑफ अपील भी मिल गया, अब उन्होंने वो राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज किया, उस चीज में सारे तग दो करते कराते उनके 2 साल और गुजर गए। अब बच्चा 5.5-6 साल का हो चुका हुआ है, जबकि उसने कोर्ट में जाके केस को फाइट करना है। अब 6 साल का बच्चा कोर्ट में जाके ह्यूमन राइट्स की बेस पे आपका केस जीता ही नहीं जा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इमिग्रेशन रूल्स में वो चीज नहीं आती। अब उसको आपने इतना पुश किया, राइट ऑफ अपील तो ले लिया, लेकिन अपील आपकी डिसमिस हो गई। क्या फायदा हुआ वो सारी चीज करने का? अब आपका जब बच्चा 7 साल का होता है तब आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो कहेंगे जी अभी तो साल पहले जज ने रिफ्यूज किया, अब क्या इतना बदल गया। सो सोच समझ के पुश करना है, आपकी केस में पुश करना बनता है। अब हमारे प्रोग्राम का टाइम भी आज खत्म हो रहा है, सो मैं इससे ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना करूंगा, नई रिप्रेजेंटेशन कीजिए, नई रिप्रेजेंटेशन में सारा अपने बच्चे के बारे में लगा के देन पुश फॉर एन आंसर। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिस तरह बताया था, कल का दिन इंशाल्लाह मैं फिंचली ऑफिस में हूं। अब मैं अपॉइंटमेंट्स करता हूं अपनी 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 2:30 बजे तक। 2:30 बजे के बाद मैं कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं करता। सो अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप कल सुबह के टाइम पे आ सकते हैं। वेंसडे को भी मैं इंशाल्लाह फिंचली ऑफिस में अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूं लंदन में, अगर आप आना चाहते हैं सेम टाइमिंग्स। थर्सडे वाले दिन मैं इंशाल्लाह बर्मिंघम में इस हफ्ते अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूं, अगर आप वहां मिलना चाहते हैं ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम। एंड देन फ्राइडे अगेन मैं फिंचली ऑफिस में लंदन में अपॉइंटमेंट्स करूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए, दोबारा मिलेंगे। तब तक अगर आप कोई ईमेल करना चाहते हैं 1 लाइन की, तो मैं आपको जवाब जरूर उसका दे दूंगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज एंड गुड इवनिंग।